बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और वेदर को आप इंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज धूप भी है। इनफैक्ट कुछ जगह पे जब मैं सुबह थोड़ा आज अर्ली निकली, मुझे रास्ते में कुछ काम था तो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी। तो मुझे फॉग मिली, थोड़ी देर बाद उसी दौरान धूप निकल आई और वेदर मज़ीद ठंडा हो गया धूप के साथ। आई डोंट नो, अभी यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में भी ये डिस्कशन हो रही थी कि जी धूप निकली हुई है पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। सो बी सेफ, अपना ख्याल रखें, लेकिन इस वेदर को एंजॉय करें। बहुत कम टाइम के लिए आती है सर्दी, लेकिन अपने साथ बहुत सारे वायरल्स भी लेकर आती है। फ्लू, ज़ुकाम और फ्लू एक ही चीज़ है, खांसी और फ्लू, ये सारी चीज़ें जो है इस वेदर में होता रहता है। तो हम अपना ख्याल रखें, यखनी वखनी पिएँ, सूप पिएँ, एंजॉय करें और बारबेक्यू से आजकल थोड़ा परहेज़ करें क्योंकि स्मॉग है। हम नहीं चाहते कि दोबारा स्मॉग हो और इस पर भी मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करी आजकल बारबेक्यूज़ को। अच्छा जी, आपको पता है बारबेक्यू की बात तो हो गई सुबह सुबह, लेकिन सियासत की बात हम करते होते हैं और सियासत के अंदर आपको पता है कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, कुछ फ़ैसले मौखर हो रहे हैं। अब बात करें तो ऑब्वियसली हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं डेडलॉक का अभी तक शिकार हैं और अभी तक कोई मस्बत जो पेशरफ्त है कहें वो सामने नहीं आई। हुकूमती ज़राए ने कहा, कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का जो तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देना है वो डेडलॉक की वजह बना है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के रुकन असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हमने 2 इजलासों में जो ज़ुबानी मुतालबात पेश किए हैं इन्हें ही तहरीरी समझ लिया जाए। कागज़ देना या ना देना एक रस्मी कार्रवाई है जी। पीटीआई के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने भी कहा है कि जी बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर हम तहरीरी मुतालबात पेश नहीं कर सकते। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि हमारे 2 ही मुतालबात हैं, जो कैदी हैं उनकी रिहाई और जो जुडिशल कमीशन का जो क़याम है ये भी उनका मुतालबा है। बानी पीटीआई ने जी इन 2 मुतालबात के लिए जो टाइम है वो टाइम फ्रेम दे दिया है। शायद इसी डेडलॉक की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली जो अयाज सादिक साहब हैं वो भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज कर रहे हैं और स्पीकर ऑफिस से अभी तक जो तीसरी बैठक है मुज़ाकरात को लेकर किसी भी फरीक ने राबता नहीं किया। इस्लामाबाद, एक और ख़बर साथ ही हम कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पर भी तज्जिया लेना है। इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है जी, उसने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल केस है उसका फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया और इस पर बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं जी कि क्यों मौखर किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जो तोशाखाना केस 2 है उसमें ज़मानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी करते हुए उसे मज़ीद इंक्वायरी का केस भी करार दे दिया है। ये सारी सूरत हाल पे तज्जिया ले लेते हैं जी। हमारे साथ मोहम्मद सौले जाफ़र साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सौले साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात पे जो डेडलॉक है मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगी। तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात रखे जी और हुकूमत ने कहा तहरीरी तौर पर दें। असद कैसर साहब कह रहे हैं तहरीरी तौर के ऊपर हम क्या दें, जो 2 मुतालबात हैं तहरीरी या कागज़ तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई होती है। जी मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात जिस तरीके से शुरू हुए हैं उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुज़ाकरात एक पसे मंज़र में भी चल रहे हैं और पेश मंज़र का तो आपको मालूम है। पेश मंज़र के जो मुज़ाकरात हैं उनका साथ अलमिया ये है कि तकरीबन हर होने वाली जो डिस्कशन है उसको टेलीविज़न और मीडिया की ग्लेयर में डिस्कस किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर में और ख़ास तौर पे ऐसे नाजुक मौज़ूआत में जब गुफ्तगू होती है तो उसको मीडिया से थोड़ा सा फासले पर रखा जाता है और वही बातें की जाती हैं जिनकी वजह से माहौल जो है वो साजगार रहे। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि ये जो हमारे सियासी हज़रात हैं ये मुज़ाकरात की मेज़ पर गुफ्तगू बाद में करते हैं और मीडिया में पहले अपनी बात को ले आते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे इनकी जो लड़ाई है वो बयानिए की लड़ाई है, और जब बयानिए की लड़ाई हो तो फिर उसमें हक़ाइक़ जो हैं वो सही तौर पर एड्रेस नहीं होते। और ख़ास तौर पे आपने ये देखा होगा कि तहरीक इंसाफ
जिसे इस वक्त सेंट्रल स्टेज हासिल है मुज़ाकरात में, क्योंकि हकीकत तो ये है कि ये मुज़ाकरात हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान हो रहे हैं, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की तरफ से संभाला हुआ है। उनका मामला ये है जी कि तहरीक इंसाफ की किसी बात पर भी एतमाद करना बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा या साजगार नहीं है। और यही वजह है कि हुकूमत की तरफ से शुरू ही में ये कह दिया गया था कि अगर आपने जो भी मुतालबा पेश करना है, जो भी आपने चार्टर देना है, आप वो मुज़ाकरात की मेज़ पर तहरीरी शक्ल में लाएं। और इस पर इत्तफाक किया था इन्होंने, लेकिन अचानक जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बिदकना शुरू कर दिया, और अब तो उनके एक अहम रुकन की तरफ से कह दिया गया कि हम तहरीरी तौर पर ये मुतालबात अपने सामने नहीं रखेंगे। लेकिन आप हैरान होंगे कि जो इनकी पार्टी का इस वक्त जो चेयरमैन है बैरिस्टर तौहर अली, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि हम मुतालबात जो है वो तहरीरी शक्ल में देने के मुखालिफ नहीं हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी को भी इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि आप इसको तहरीरी तौर पर पेश कर दें। लेकिन तहरीक इंसाफ में ऐसे हजरात मौजूद हैं जो इन मुज़ाकरात से एक नई मुश्किल पैदा करना चाहते हैं। मसलन अब एक नई बात ये आई कि जनाब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो लोग फैसला साज हैं, उन कोट अनकोट उनके लफ्ज़ों में, वो भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। जनाब ये जो फैसला साज हजरात की बात है, ये को आज पैदा हुए हैं, ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले भी फैसला साज मौजूद थे, और इनको एहसास था, इनको मालूम था कि इसके पीछे कुव्वतें काम कर रही हैं, और उन कारफरमा कुव्वतों को मेज़ पर लाना ये करीने मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं है, और ये मुमकिन भी नहीं होगा कि आप उनको सामने लाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आप हुकूमत के बारे में जो वसवसे पैदा करना चाहते हैं, जो आप एक अंदाज आपने इख्तियार किया हुआ है, उसको दोबारा आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और मैं नहीं समझता कि सर, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप इसी पॉइंट पे चूंकि हैं, मैं इधर ही ये सवाल रख रही हूँ। लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी हो या दीगर लोग हों, वो कहते हैं जी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये बात कह दी है, बल्कि इनफैक्ट उनसे 2-3 बैक टू बैक क्वेश्चंस किए गए तो उन्होंने कह दिया जी कि मुज़ाकरात में इन्वॉल्वमेंट तो और लोगों की भी है, तो फिर अगर तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है तो फिर हुकूमत को मसला क्यों है? अर्ज ये है जी कि इन्वॉल्वमेंट का मानना जो है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप जो जितने किरदार आपको दिखाई नहीं दे रहे उनको आप मंजर पर लेकर आए। अगर वो लोग मंजर पर आना उनका मौजू होता, मुनासिब होता, तो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही वो आ जाते, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो उन लोगों ने एक अपना मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। उसकी वजह यकीनन आपको भी इल्म होगा कि उनके साथ इनके मामलात में बहुत बिगाड़ है, और वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ उनका गुफ्तगू करना सियासी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, और जो वायदे कानून है वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। साफ लफ्ज़ों में मैं बयान करना चाहता हूँ, अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि एक तरफ मेज़ के वो बैठे हों और दूसरे तरफ फ़ौज के लोग बैठे हों, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी नहीं होता। इस वक्त मुल्क में एक आइनी हुकूमत है, एक कानूनी हुकूमत है, और वो एक सियासी हुकूमत है, और उसके चेहरे मौजूद हैं, और वो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। आपको जब भी कोई गुफ्तगू करनी है, अगर आपने उनको भी कोई पैगाम देना है, तो आपको इन्हीं सियासी रहनुमाओं से ही के ज़रिए से उसकी वो पैगाम रसानी करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस आना चाहता हूँ, जब इन लोगों ने इस बात का यकीन दिलाया था कि हम आपको अपने मुतालबा तहरीरी शक्ल में देंगे, और उसके बाद जो दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का वो आगे चलेगा, लेकिन अचानक इन्होंने उससे बैक ऑफ किया है, उससे पीछे हट गए हैं। तो ये सियासत में इस तरह होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। और उनका मुतालबा एक ही है कि जी किसी तरीके से बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए, बानी चेयरमैन तक उनकी रसाई दी जाए। मतलब भाई एक शख्स जो है जेल में बैठा हुआ है, आप उसको जेल के क़वाइद कानून से हटकर किस तरीके से आज़ादाना मुलाकातों की इजाज़त दे सकते हैं? हाँ, एक तरीका मौजूद है, जिस तरह 1968 में या 1969-70 में शेख मुजीबुर रहमान को पैरोल पे लाया गया था जब वो जेल में थे, और मुज़ाकरात हुए थे अपोजिशन के साथ, और उस वक्त एक फ़ौजी हुकूमत थी, और फ़ौजी भी इन मानों में नहीं थी
चेहरा जो देखने के लिए था वो एक सियासी था। तो दूसरा तरीका यह है कि आप हुकूमत से ये दरख्वास्त करें कि आप उनको पैरोल पे लाएं। और ये जो मामला है ना जी, पैरोल पे लाकर मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ये बहुत बड़ा सवाल होगा, और ये बात उनको मुज़ाकरात शुरू होने से पहले करना चाहिए थी। अब जब मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं तो जिन ज़ाब्तों पर, जिस खतूत पर इनकी आपस की गुफ्तगू चल रही है, उसी पर आगे बढ़नी चाहिए। अब अगर इसको डेडलॉक का नाम दिया गया है और या कोई तसादम की शक्ल दी गई है, तो अब आप उसका तयन करना होगा कि जिम्मेदारी किस पे है। हुकूमत ने तो साफ तौर पे ये कहा है कि जी हम जो भी बात करेंगे तहरीरी शक्ल में करेंगे, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये भी कहा है कि अगर मादा होता है तो वो भी तहरीरी सूरत में होगा। तो इसमें कौन सी ख़बात की बात है? आप देखिए पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई माजी में सियासी मुज़ाकरात हुए हैं तो उनकी तफसीलात जो हैं वो ज़ब्त तहरीर में लाई गई है। आप सन 2006 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, वो भी उन्होंने पहले एक दूसरे को चार्टर दिया था, एक उनकी जो टीमें बैठी थी, डिस्कशंस हुई थी, फिर जिन नुकात पर इत्तफाक हुआ वो नुकात जो हैं वो मिसाक़ जमहूरियत की शक्ल में आज हमारे सामने है। तो लिहाजा ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। अब जो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इसरार कि जी आप हमें एक्सेस दें, आज़ादाना एक्सेस दें, ये शायद मुमकिन है कि इस बात की इजाज़त ना मिले, लेकिन मुलाकातों की इजाज़त होगी। मुलाकात आज भी होगी, मुलाकात इससे पहले भी हुई है, लेकिन मसला ये है इसमें कि वो एक सूरत हाल ऐसी पैदा करना चाह रहे हैं जिसमें कोई नई उलझन जन्म ले। और मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात में इस तरह की गैर यकीनीपन से गुरेज करना चाहिए। गैर यकीनीपन, आपको लगता है सौले साहब गैर यकीनीपन तभी आ गया था जब पहले हुकूमत मुज़ाकरात का बार बार कह रही थी, चाहे ख्वाजा आसिफ हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, फिर जब तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब की दोबारा स्टेटमेंट्स आई कि जी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो मजाक करना चाहते हैं और इस तरह के बयानात। तो फिर ये तो मामला तब से ही शुरू हो गया, अभी तो फिर ये वही उसकी कड़ी ही है। देखिए ये है सियासी बयानात ये कि जिस तरह तहरीक इंसाफ में भी कुछ लोग हैं जो इन मुज़ाकरात का मजाक उड़ा रहे हैं, तहरीक इंसाफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इन मुज़ाकरात के ऊपर कोई तवक्को नहीं अपनी बांध रहे और इन मुज़ाकरात को एक वाकई मजाक समझते हैं। इसी तरीके से दूसरे कैंप में भी ऐसे हजरात मौजूद हैं और अफराद मौजूद हैं। इत्तफाक की बात यह है। तो लिहाजा ये जो गुफ्तगू है ये तो होती रहेगी और ये शायद मुज़ाकरात के आखिरी मरहले तक होती रहेगी, लेकिन देखना यह है कि जो लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं वो किस हद तक संजीदा हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस गैर यकीनीपन को ख़त्म करें। क्योंकि देखिए जी, मुज़ाकरात जब भी होते हैं तो फ़रीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ को मनाने के लिए बात करते हैं एक दूसरे के साथ। ये कोई एक दूसरे पर हमला नहीं होता, ना ही एक दूसरे के साथ इस तरह की बहस शुरू की जाती है कि जिससे लोग जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो परेशान हो जाएं। आपको कौम को एक उम्मीद दिलानी है। देखिए जी, एक तरफ तहरीक इंसाफ है जिसका मौक़िफ़ एक बुलंदी पर है, दूसरी जानिब हुकूमत है जिसका मौक़िफ़ दूसरी बुलंदी पर है। अब दोनों को इन पहाड़ियों से थोड़ा थोड़ा नीचे उतरना होगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। उतरेंगे। अच्छा सौले साहब, आपको लगता है कि वाकई ये सीरियस है जो पसे पर्दा भी मुज़ाकरात हो रहे हैं या मंजर आम पर भी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या दोनों पार्टी जो कह लें संजीदा है? देखिए जी, ये संजीदगी की बात जो है ना, ये एक मारूजी बात है। ये ज़रूरत के तहत हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात ही मसले का हल होता तो ये आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, आम इंतखाबात के फौरी बाद उस वक्त भी हो सकते थे। लेकिन ऐसे मालूम, आपको बिल्कुल इसका एहसास होना चाहिए और रायामा को भी पता है कि हालात जो जिस जगह पर चल रहे हैं उसकी वजह से दोनों फरीक जो हैं वो इस बात पर लफ्ज़ मजबूर कर जो इस्तेमाल करना शायद मुनासिब ना हो, आमादा हुए हैं कि मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात के जो तरीक़ेकार है उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि पहले से इत्तफाक हो गया है। ये मुज़ाकरात ही के मिजाज का हिस्सा होता है कि कभी इसको डेडलॉक कहा जाता है, कभी इसमें रुकावट कहा जाता है, कभी और दूसरी तरह की अड़चनें जो हैं उनका जिक्र होता है। लेकिन जब ये लोग मुत्तफ़िक़ हुए हैं बातचीत करने के लिए तो ये यकीनन बातचीत आगे बढ़ेगी और इसको बढ़ना चाहिए। कौमी मफाद का ये तकाजा है कि इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं मुल्क के मफाद में आगे बढ़ने चाहिए। ये दोनों के दरमियान बहुत मशरक़ैन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोनों को
अपने तरफ से गुंजाइश पैदा करनी होगी, पीछे हटना होगा, और ये जो तसादम की तरफ मामला जा चुके हैं और खौफनाक तसादम की तरफ जा चुके हैं, इससे थोड़ा सा गुरेज भी करना चाहिए, उसके पीछे बैठना चाहिए। ये सियासी मुज़ाकरात का जुज़्व लायनफिक है। ठीक है। अच्छा सॉलिह साहब, फिर गैर मामूली अभी हमने एक टर्म इस्तेमाल की थी, तो क्या ये 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल केस है, इसका फैसला मौखर होना भी मामूली सी बात है या गैर मामूली चीज़ है? और इसके साथ साथ फिर जो तोशाखाना 2 केस है, उसमें ज़मानत मंजूरी का जो तफसीली फैसला है वो भी जारी हुआ और उसके मुताबिक इसमें मज़ीद इंक्वायरी की गुंजाइश है। अजिया जी के अदालतों के जो फैसले हैं उनकी जो तौजीह है वो तो अदालतें ही दे सकती हैं, लेकिन जो नज़र बज़ाहिर, जिसे बादू नज़र में आप कहते हैं, ये जो मामलात आगे जा रहे हैं, इसके पीछे भी ये सोच का फरमा है कि माहौल को किसी न किसी तरीके से ख़राब होने से बचाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये जाना है फैसले के बाद हाई कोर्ट में अपील के लिए, और हाई कोर्ट का जो अभी तक का रुझान है वो ये है कि वो पीटीआई को गैर ज़रूरी तौर पर, गैर मामूली तौर पर और अपनी क्रीज से बाहर निकलकर अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं। तो हुकूमत ये चाहती है कि जब ये फैसला हो जाए तो उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा भी थोड़ा सा वसी हो जाए, ताकि ये जो मौजूदा जज हैं जिनका एक जहन बना हुआ है, उससे हटकर जो नए जज हजरात हैं वो एक फ्रेशनेस के साथ इस मामले को देखें। तो एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ये जो तौसीह हो रही है अदालतों में और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये उसका इंतज़ार हो रहा है, जिसकी वजह से इस केस की जो जजमेंट है वो डिले का शिकार हो रही है या डिले की जा रही है। और बाकी ये तो कोई ऐसी भी गैर मामूली बात नहीं है। अदालतें अपना फैसले के लिए एक तारीख मुकर्रर करती हैं और उसके बाद बाज़ होता है कि जज साहब अवेलेबल नहीं है, या ये है कि फैसला उन्होंने तहरीर नहीं किया होता। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये रीज़न ये है, रीज़न इसकी बहरहाल दूसरी है और वो सियासी वजह है। और यकीनन अदालतों से दरख्वास्त की गई होगी इंतज़ामिया की तरफ से भी कि आप हमें मौका दें कि हम माहौल को साजगार रखने के लिए आप इस फैसले को थोड़ा सा मार्ज इल्तबा में डाल दें। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सॉलिह ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सॉलिह ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके मुताबिक 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कुछ आपके और मेरे मसले के हवाले से बात करेंगे जी। मुल्क भर के अंदर गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जो चिकन या वाइट मीट है, मुर्गी के गोश्त की कीमतों में गैर मामूली तौर पे जी इजाफा देखने को मिला है। आवाम खासी परेशान भी है, नाराज़ भी है। रावलपिंडी हो, पेशावर हो, कराची, लाहौर, बड़े शहरों में मुर्गी की कीमतें एकदम से बढ़ गई है। एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया जी। इस गैर मामूली इजाफे के जो तफसीलात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान मुग़ल हमें रावलपिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर से जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमें पता लगा कि सूरत हाल वहाँ पे ज़रा ज़्यादा ख़राब है रेट्स को लेकर। उस्मान बताइएगा क्या ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास इस हवाले से, ये इतना गैर मामूली इजाफा क्यों देखने में आया है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम रावलपिंडी की एक मुर्गी मंडी में मौजूद हैं और गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान हमने देखा कि चिकन की जो कीमत है उसके अंदर गैर मामूली इजाफा देखा गया और मुर्गियां ज़मीन पर हैं लेकिन उनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। और जो भी शहरी जो चिकन के जो शौकीन अफराद हैं, जब वो ख़रीदारी के लिए आती हैं और वो रेट सुनने के बाद उनके गले जो है वो खुश्क हो जाती हैं। लेकिन एक हफ़्ते के दौरान हमने देखा कि मुर्गी की जो रेट्स हैं
वो आसमान से बातें करना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 9,200 रुपये का बड़ा इजाफा जो है वो रेट्स के अंदर देखा गया। और इससे पहले हमने देखा कि होलसेल या ओपन मार्केट के अंदर जो चिकन फ़रोख्त किया जा रहा था उसकी मजमूई तौर पर जो कीमत थी उसमें 480 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा नज़र आया। सबसे पहले बात करेंगे हम रावलपिंडी की जो होलसेल मार्केट है उसकी। होलसेल मार्केट के अंदर जो चिकन है वो 480 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, जिसकी कीमत जो है वो बाद में बढ़कर 570 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। और इसी तरह जो मुर्गी का गोश्त है, मुर्गी के गोश्त में भी जो है वो मज़ीद इजाफा हुआ, उसके रेट्स जो है वो मज़ीद बढ़े और 900 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो इजाफा देखा गया, जबकि 7,200 रुपये से लेकर 9,200 रुपये तक इजाफा हुआ, जिसके बाद मजमूई तौर पर फ़ी मन की जो कीमत थी वो 19,200 रुपये तक पहुँची। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो इसके रेट जो है वो 3,200 रुपये फ़ी मन के हिसाब से रेट पे कमी हुई है। लेकिन जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट के अंदर 280 रुपये में फ़रोख्त किए जाने वाला जो ज़िंदा मुर्गी है उसके रेट में फिर इजाफा हुआ, लेकिन आज जो है ये 430 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर जो है वो रेट आज कम होना चाहिए था, क्योंकि 3,200 रुपये की कमी भी हुई है। लेकिन जो होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट के अंदर आज 3,000 रुपये कमी के बाद जो है वो 19,200 रुपये से रेट कम होकर 16,000 रुपये तक आ गया। लेकिन जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट के अंदर आज जो वो रेट फ़ी किलो का 420 रुपये से लेकर 430 रुपये। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के हवाले से बताएं, क्योंकि जाहिर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रावलपिंडी के अंदर या जुर्मा शहरों जहाँ हम बात करते हैं वहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं जो कि इन मार्केट्स में रिव्यू करती हैं, तो इस हवाले से भी आप क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, कंट्रोल प्राइस कमेटियाँ जो है वो एक तवील अरसा गुजर चुका है रावलपिंडी के अंदर कि ये गैर फ़ाल हैं, और ये अभी मेरे हाथ में 3 रेट लिस्ट हैं, 1 जनवरी की, 2 जनवरी की और 6 जनवरी की। जब जो होलसेल या ओपन मार्केट थी उसके अंदर जब रेट बहुत ज़्यादा थे तब भी सरकारी रेट जो है वो 412 रुपये मुकर्रर किया गया था, और इसी तरह जो गोश्त है उसका 597 रुपये रेट मुकर्रर किया गया। लेकिन रेट की जैसी कीमतें मज़ीद बढ़ी, दूसरे दिन की जो रेट लिस्ट थी सेम रेट लिस्ट जो है वो जारी की गई। अब 3,200 रुपये की कमी हुई है, लेकिन रेट लिस्ट जो है जो तीसरी रेट लिस्ट है मेरे हाथ में, ये तीसरी रेट लिस्ट सेम रेट लिस्ट जो है वो जारी की गई है। कंट्रोल प्राइस कमेटियाँ जो है वो रावलपिंडी के अंदर गैर फ़ाल हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम आए इससे पहले मैंने इसी जगह से एक पैकेज शूट किया था चिकन की कीमतों के हवाले से, लेकिन यहाँ पर जो ताजर बरादरी है उन्होंने ये शिकवा किया कि जैसे ही हमने चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर आवाज़ उठाई तो मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर आए और हमें 10,000 रुपये तक जुर्माने किए गए। लेकिन रात को जो है वो 3,200 रुपये रेट कम होने के बावजूद आज की रेट लिस्ट जो है वो उसी तरह जारी की गई जिस तरह मामूल के मुताबिक जो वो जारी की जाती है। गुज़श्ता 6 दिनों की रेट लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन रात को जो मंडी का रेट था वो 19,200 रुपये से कम होकर 16,000 रुपये तक आ चुका है। लेकिन रेट लिस्ट है सरकारी तौर पर जो जारी की जाती है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। जी ठीक हो गया। उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। लाहौर से मैं जाबिर वकास भी ज्वाइन कर रहे हैं। जाबिर, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी की जो जाबिर हमें भी सूरत हाल बताई है उस्मान ने, लाहौर की क्या इससे मुख्तलिफ है सूरत हाल रेट लिस्ट और दीगर मामलात को लेके? और जाबिर को आवाज़ नहीं जा रही। जाबिर से जी दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उस्मान हमें बता रहे हैं कि अच्छा ताजिर बरादरी, उस्मान इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आवाम तो परेशान है जब एक चीज़ जिसके रेट्स इतने आसमान से बातें कर रहे हों। पहुंच में तो खैर कोई भी इस वक्त मीट आवाम की मुश्किल से ही है पहुंच में, लेकिन चूँकि हम चिकन को कंपैरेटिवली सस्ता कंसिडर करते हैं। देखिए जी, जो चिकन है ये जो मतवस्त तबका है वो अपना भरम रखने के लिए उसके लिए ये बड़ा आसान साल था। घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए, अमूमन हम देखते हैं कि हफ्ते और इतवार को जो है वो दावतें सजती हैं और मेहमानों की मेज़बानी के लिए जो है वो चिकन की ख़रीदारी में मुसलसल इजाफा होता है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो है वो इसके रेट में भी हम देखते हैं कि मुसलसल इजाफा होता है। लेकिन जो ताजर बरादरी है वो ये कहती है कि मुसलसल इजाफे की वजह से जो कस्टमर हैं वो नहीं आते, और लेकिन जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर बैठे हुए जो पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो प्रोडक्शन कास्ट है वो मज़ीद बढ़ने की वजह से हमें ये रेट जो वो बढ़ाने पड़े हैं। लेकिन जो छोटा चूज़ा है, जो चूज़ा उनको 120 रुपये से 130 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, उसकी कीमत जो है वो 230 रुपये से 250 रुपये तक पहुंची है, जिसकी वजह से कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। लेकिन हमारा जाबिर से रब्ता हुआ है। उस्मान, मैं आपको माजरत के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि जाबिर भी काफ़ी देर से मौजूद है। जाबिर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
जी अरमला, मुझे आवाज़ आ रही है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जाबिर वकास, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि हम रावलपिंडी की सूरत हाल तो जान रहे हैं कि यहाँ पे एकदम से प्राइसेस जो है वो हाई हुई हैं। लाहौर की मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या इससे मुख्तलिफ है? जाबिर का कनेक्शन दोबारा ड्रॉप हुआ है जी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जाबिर वकास, आपका भी बहुत शुक्रिया, और उस्मान मुगल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल में हम कुछ मज़ीद आपसे ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं आपको अपडेट कर दें। ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, क्रिकेट की बात करेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया लाइफ में कि मैंने जब जब क्रिकेट की बात करनी है मैंने स्माइल करके करनी है, चाहे आप 10 विकेटों से आ रहे हैं, चाहे आप 2 विकेटों से आ रहे हैं, चाहे आप 1 विकेट से आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जी केप टाउन के अंदर मैच हो रहा था, आपको पता है टेस्ट मैच था। 10 विकेटों से शिकस्त दी है जी साउथ अफ्रीका ने, 1-2 से भी नहीं 10 से दिया आपको। और 2 मैचेस की सीरीज थी जिसमें आप क्लीन स्वीप हुए। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन स्कोर किए थे, जिसके जवाब में 194 पाकिस्तान ने अचीव किए। इसके बाद पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा, 478 रन्स बनाए, फिर साउथ अफ्रीका के सामने 57 रन्स की बर्तरी हासिल की और साउथ अफ्रीका ने इस बर्तरी को बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया और मैच जीत लिया। तो ये थी मैच की एक मुख्तसर सी दास्तान, जो कि एक बहुत लंबा टेस्ट मैच होता है, लेकिन ये चंद लाइनों के अंदर हमने इसको समो दिया है। शमशेर न्याजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शमशेर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपने भी मेरे वाला दिल में सोच लिया कि मुस्कुराते हुए तज्जिया देना है। मैंने कहा अकेले बैठ के गुस्सा करने का फायदा नहीं है, बस लोगों के साथ बैठ के मुस्कुराते हैं। अब जो है अच्छा, तो फिर आपने मैच देखा, कैसा लगा आपको? अफसोस ही हुआ है। अब जो सेकंड जो अभी आप जो कल टेस्ट मैच आप हारे हैं साउथ अफ्रीका से, उसको देख के यही समझ नहीं आ रही कि या खुश हुए या अफसोस करें। मतलब पाकिस्तान इतनी वो कंसिस्टेंट नहीं है। छोड़ ही दे इसको ना, खुशी और अफसोस। देखिए आप जो सेकंड इनिंग में जिन्होंने जो बैटिंग की है, अब क्या फर्क पड़ता अगर ये फर्स्ट इनिंग में ये बैटिंग कर लेते तो जरा मैच बच जाता। आज 5वें दिन का खेल भी खेला जाता। आपने 4 दिनों में टेस्ट मैच खत्म कर दी है। और आपको पता है, मुझे समझ नहीं आती, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप मुझसे स्टैट्स की बातें करेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन आपको मैं वो बात करना चाहता हूँ जो अवाम जो है ना वो चाहती है कि यार ये हो क्यों रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनें, आप एक फॉरेन कंट्री गए, आप ट्रिप पे गए, आप सीरीज़ खेलने गए हैं, आप 3 फॉर्मेट्स की सीरीज़ खेलने गए हैं। एक फॉर्मेट की सीरीज़ आप हार गए और दूसरी आपको स्टेक पर लगी हुई है। मैंने ग्राउंड में किसी प्लेयर के मुंह पे एग्रेशन नहीं देखी, सिर्फ परेशानी देखी है कि वो 615 रन हमें पड़ गए, ये कैसे होगा। भाई तुमने ये होने क्यों दिया? तुम्हारी बॉलिंग जो है वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी, हालांकि आपने बड़े अच्छे बॉलर खिलाए हैं। बस आपने छोटी सी गलती ये की कि अगर साउथ अफ्रीका के स्पिनर का बॉल ब्रेक हो रहा है तो आपने नुमान अली या साजिद अली को क्यों नहीं खिलाया सेकंड टेस्ट मैच में कि वो भी बॉल ब्रेक कर सके। चले साजिद अली की समझ आती है, वो कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं, समझ आ गई। नुमान अली आपके बेंच में 2 टेस्ट पे बैठे, आपने उसको क्यों नहीं यूज़ किया? देखिए ये छोटी छोटी गलतियाँ, क्रिकेट में छोटी गलती जो है ना वो आपको पूरा मैच ले डूबेगी। आपके पास देखिए सलमान अली आगा को आप स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन सलमान अली आगा एक ऐसा स्पिनर है जिस पे आप पूरा मैच डिपेंड नहीं कर सकते। वो एक ऐसा स्पिनर है कि यार चलो तुम 10-12 ओवर करा लो ताकि वो निकल जाए। ही इज़ अ गुड स्पिनर, बट जिसको हुनर है स्पिनिंग का, जिसको पता है स्पिन बॉल क्या होती है, आप उसको बार बेंच करा रहे हैं तो आप कैसे मैच जीत सकते हैं? आप 4 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं, आपके पास चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 दिन का टेस्ट मैच है, आप बोर हो जाएंगे ग्राउंड पे, या आप स्कोर खाएंगे, आप ग्राउंड में बोर हो जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है। अब 600 अब फॉलो ऑन, ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने शर्मिंदगी से हमें बचा लिया कि आपको एक इनिंग से शिकस्त नहीं हुई। आपने चले फिर भी उनको 57 रन का टारगेट दिया। 3rd डे पे डिसाइड हो गया था कि आपका ये टेस्ट मैच खत्म है। 4था दिन जो कल मैंने बैठ के देखा वो सिर्फ रौनक के लिए देखा कि ये क्या हो रहा है। 3rd डे पे आप डिसाइड था आपका टेस्ट मैच खत्म हो चुका हुआ है। अब आप देखें, अगर आपने ये क्रिकेट खेलनी है और आगे आपके वेस्ट इंडीज का सीरीज आ रही है, पता नहीं आप क्या परफॉर्म करेंगे, आप कौन सी यहाँ पे सर्जरीज होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, चैंपियंस आप टेस्ट मैच को छोड़ दें। अच्छा, अभी आप वनडे फॉर्मेट को सोचें कि आपने भी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जिसको आप होस्ट कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है ना वो 50 ओवर्स का लिमिटेड ओवर्स का फॉर्मेट है। उस पे पाकिस्तान काफी हद तक बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज आपने हराई है 2-1 से, आपने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई है, आपने जिम्बाब्वे को भी सीरीज हराई है, तो आप खासे बेहतर लग रहे हैं, आप इन फॉर्म लग रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेरे अगर मुझसे पर्सनली पहुंचे,
पूछे तो मैं इतना परेशान नहीं उसको लेके। मुझे लगता है पाकिस्तान होम सीरीज़ खेल रहा है, अच्छा परफॉर्म करेगा। ओडीआई के लिए आपके प्लेयर सेट हैं, ऑप्शंस खुली हैं, आप उनको यूज़ करें। बस मौके पे आके ना सियासत ना खेलिएगा। होम आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आपने डिफेंड करना है टाइटल। आप 2017 में जीते थे सरफराज अहमद की कप्तानी में और बड़ा शानदार मैच जीते थे, इंडिया से क्या जीते थे बात है, वो तो बड़ा आप। जबरदस्त तो आपको चाहिए कि आप जरा फाइटिंग स्पिरिट रखें और ओडीआई का फॉर्मेट अभी ना छेड़ें। जो प्लेयर आपने सेट किए हैं 3 सीरीज में उनको खिलाएं और उनको अच्छा, भरपूर ये मौका आपने दें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो प्लेयर्स आपने सेट किए हुए आप उनको खिलाएं। अब ये जो हम इस बारे में आपको लगता है एज अ स्पोर्ट्स ऑब्जर्वर या हम देखते हैं कि हमारे पास जो टीम कॉम्बो बना हुआ है लिमिटेड ओवर्स के लिए, इज इट द राइट कॉम्बिनेशन? और हम इसी को अगर कंटिन्यू करेंगे और एंड टाइम पे हम किसी को किसी भी वजह से शामिल या एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो हम सही हैं बिल्कुल? We are in the right position? हमारा प्रॉब्लम यही है कि एंड टाइम पे आके ना चेंजेस कर देते हैं हम लोग। हमें डर ही लगा हुआ है कि एंड टाइम पे आके किसी को बिठाना दें, किसी दूसरे प्लेयर को सिफारिशी को खिलाना लें। बात सिर्फ ये कहने की है कि आपके जो प्लेयर्स वनडे इंटरनेशनल जो भी खेल रहे हैं वो प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, हाँ। जिन्होंने ओडीआई सीरीज खेली है, जिनको टेस्ट मैच और T20 के दरमियान वाली क्रिकेट खेलने आती है, ठीक है ना। अब बाबर आजम ने इतना अच्छा स्कोर किया आपके टेस्ट सीरीज में, थ्रू आउट द 3 सीरीज बाबर आजम वाज वेरी इंप्रेसिव, कमबैक मारा उसने, उसको खिलाएं। रिजवान को यूज़ करें, नए बॉलर जो भी टेस्ट मैच खेल के जा रहे हैं इनको यूज़ करें। मीर हमजा को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फास्ट बॉलर, नुमान अली को यूज़ कर सकते हैं स्पिनर। आपके पास बहुत ऑप्शन है, बस आपने एक सेट जो है ना आपने जो बनाना है ना मैच से पहले, वो आपने उसको छेड़ना नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो जो सेट इन्होंने तैयार किया वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में सेट किया इन्होंने, वो ये खिलाएंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं जीतेंगे? इंशाल्लाह। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस टेस्ट सीरीज, नियाजी साहब आपको क्या लगा, क्या गलतियां हमने ऐसी कर दी और हमने अपने पहले टेस्ट मैच में जो हम हारे हमने उससे नहीं लर्न किया और हमने दूसरे में उसको रिपीट किया और वही हुआ कि जिसका हमें डर था? देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलतियाँ रिपीट की हैं, गलतियाँ की हैं, नई गलतियां की हैं, नई गलतियाँ की, उन्होंने रिपीट नहीं की। अब देखें, पहले टेस्ट मैच में आपने 8 आउट कर दिए उनके और उनके 60 रन उनको चाहिए थे। आपने वो 2 विकेटें 60 रन क्यों कंप्लीट करने, आपने 2 विकेटें क्यों नहीं कराई? आपने एग्रेशन क्यों नहीं दिखाई? आपने फास्ट बॉलिंग को क्यों नहीं बताया कि पैर पे बॉल दो, पैर पे? छोटी छोटी गलती है ना। आप उनको हाइट पे बॉल देने, उनके बॉलर से स्कोर पूरा कर दिया। यैनसन और रबाडा खड़े होकर 8वीं विकेट 9वीं 10वीं विकेट की शराकत पे उन्होंने स्कोर पूरा कर दिया। लीव इट, आप मैच हार गए। दूसरा टेस्ट मैच पे आ जाए यार, 615 रन आपने खाए हैं। अब आप मुझे बताएं, आप 615 रन 2 दिनों में खा रहे हैं, आप कब कंप्लीट करेंगे उस स्कोर को? उसके ऊपर कितनी लीड देंगे? मुझे कंफर्म था कि फॉलो ऑन होगा। फॉलो ऑन में इन्होंने बैटिंग अच्छी कर ली और इनिंग्स बचा ली इन्होंने, वरना हमारी बड़ी टिका के बेइज्जती होनी थी कल। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कम हुई है? अभी भी खासी बेइज्जती हुई है, लेकिन जो शायद आपको लग रहा है कि कम हुई है। नहीं कम नहीं हुई, लेकिन जो पाकिस्तान का बेसिकली कैलिबर है ना, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का, वो बहुत हाई है और पाकिस्तान ने बड़े जेन्युइन टेस्ट क्रिकेटर्स निकाले और अभी भी आपकी टीम में बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं। बात सिर्फ ये है कि आपका जो सिस्टम है, आपका कोचिंग ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। अब हम हमेशा डिस्कशन करते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हमारे पास जब कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, कमी कहाँ है? ये अब देखें, ये सवाल मेरा भी था। प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, पिच है, बैट है, बॉल है, कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है आपके कोचिंग स्टाफ से, आपके मैनेजेरियल जितने जो पोस्ट पे लोग बैठे हैं वो आपके प्लेयर्स को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। उनको कब कहाँ कैसे खिलाना है, उनको किस माहौल में खिलाना है, किसको रेस्ट देना है, किसको नहीं खिलाना, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। और जैसे 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 जो टूर्नामेंट करीब आते जा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करीब आते जा रहे हैं और आप अभी भी डिसाइडल स्टेज में हैं, ये आपको इतना आप बुरे तरीके से आप ठुकेंगे कहीं जाके, और अभी भी ठुक रहे हैं आप। पिछले साल 2 से आपकी क्रिकेट स्टेबल ही नहीं हो रही। अगर विराट कोहली फॉर्म में नहीं तो आपका बाबर भी तो फॉर्म में नहीं है ना। लोग ये कहते हैं कि जी बाबर आजम फॉर्म में नहीं। बाबर आजम ने वैसे बड़ा अच्छा कमबैक मारा है, उसने 2 मैचेस में 2 50s किए हैं, उसने खासा स्कोर किया। पाकिस्तान टीम के लिए वो यही कर सकता था। 615 रन बहुत मुश्किल होता है अगर आप उसको चेस डाउन करें और उसके बाद ऊपर आप स्कोर दें और आप उसको फिर विन करने के लिए, ये नहीं हो सकता था। बहुत मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। साउथ अफ्रीका होस्ट थी और केप टाउन के अंदर जो दूसरा मैच हुआ, साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में कहा जाता है चोक कर जाते हैं, लेकिन हम लगा कि हमने उनका जो होम ग्राउंड का एसेंस है वो अपनी टीम में शामिल कर दिया। देखिए, चूंकि साउथ अफ्रीका के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो चोक करते हैं इन आईसीसी के बड़े मेन इवेंट्स में, लाइक वर्ल्ड कप में हो गए, किसी और चैंपियन ट्रॉफी में हो गए, ये बड़े बड़े इवेंट्स में ना, जब ट्राई सीरीज हो रहा है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज भी आ रही है इसके बाद, क्या नाम है, चैंपियन ट्रॉफी के बाद, तो उसमें नॉर्मली चोक करते हैं। लेकिन क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड में, अब देखें ना, उन्होंने अपना एडवांटेज उठाया, होम ग्राउंड, होम क्राउड,
पता है हमारी मर्जी की पिच बनी हुई है, उन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्होंने जो गेस्ट खेला टीम भी है, अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा खेला, क्यों नहीं अच्छा खेला, गेस्ट टीम को उन्होंने हिलने नहीं दिया जगह से। यही मैं पाकिस्तान को कहता हूं, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपके मुल्क में आती है खेलने, एग्रेशन दिखाएं, हंगर दिखाएं, जीत के लिए आप भागें। आपकी आंखें ऐसी ऐसे आप कंफ्यूज हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं यार, आप दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई फाइटिंग स्पिरिट तो ग्राउंड में मुझे आपने अगर टेस्ट मैच देखा है, चले नहीं देखा, मैं आपको बताता हूँ, दूसरे टेस्ट मैच में 1% एक मौके पे मुझे फील नहीं हुआ कि यार मेरे प्लेयर जो है ना वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो हंगर दिखा रहे हैं कि यार ये मैच नहीं जाने देना। चलो बराबर के लिए चले जाते, लेकिन नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं कोई डाल रहा, आपके अंदर एग्रेशन ही नहीं आ रही, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं आ रहा। मुझे बड़ा अफसोस होता है बाबर आजम रिजवान पे कि यार 35 पे आउट हो गए, 40 पे आउट हो गए। यार आप लोग इतने बड़े प्लेयर हो, आप लोगों को तो सेंचुरी से नीचे नहीं उतरना चाहिए। आप लोग कम से कम स्टार्ट तो करो इस चीज़ को। पिछले 1.5 से 2 सालों में आप इन फॉर्म हो, आउट ऑफ फॉर्म हो। आप बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर पा रहा, रिजवान 50 नहीं कर पा रहा। आप बड़े प्लेयर किस बात को? ठीक है बैड पैच आता है, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हर 10-15 दिन को एक बैड पैच आता है। बंदा सोचता है यार ये बॉलिंग जो मैं करता था ये अब मुझसे क्यों नहीं हो रही, आता है, लेकिन उसको आप ठीक भी करते हैं। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप ठीक करें उसको, लेकिन वो ठीक ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इतना, आपके जो पूरा जो सर्कल है ना, पीसीबी जिसको आप पीसीबी कहते हैं, वो इतना कंफ्यूज है, वो इतना डाइवर्टेड है इस टाइम। ऊपर से आपके प्लेयर फटीग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या बताना स्टार्ट करूँ, लंबी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन है, लेकिन आई वांट कि हम इस चीज़ को बार बार डिस्कस करते हैं। और वी रियली होप एंड प्रे कि पाकिस्तानी टीम आगे जितने भी, अभी वेस्ट इंडीज़ के अंदर हमारी सीरीज़ आ रही है और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करें, अच्छा परफॉर्म करें। मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं या कोचिंग के, आकिब जावेद के आने से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं हमारी टीम के अंदर ओवरऑल, एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग कि जो चीज़ें दीगर मामलात में नज़र नहीं थी, जिन प्लेयर्स के ऊपर जिनको चांसेस दिए गए, आकिब जावेद को एक क्रेडिट जाता है। डू यू एग्री? बिल्कुल एक क्रेडिट जाता है। मैं ये चाहता हूँ आकिब जावेद अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, अच्छा मैनेजर है, बुरा मैनेजर है, आई डोंट केयर। बात यह कि आकिब जावेद को मौका दें। मैं अभी भी इस हक में हूँ कि शान मसूद को कप्तान बना के रखें। जब तक आप एक चीज़ को बार बार यूज़ नहीं करेंगे, उसको नहीं समझ आएगी कि उसने कहाँ पे चीज़ें ठीक करनी है। आप शान मसूद को आप कप्तानी से हटा दें, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज में आप किसको कप्तान बनाएंगे? आप नया कप्तान बनाएंगे, आपकी कन्फ्यूजन मजीद स्टार्ट हो जाएगी। तो आकिब जावेद बुरा है, अच्छा है, सियासी है, जो मर्जी है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि आकिब जावेद को रखें, कोच रखें, लंबे टाइम के लिए चलाएं, ताकि उसको सिस्टम की समझ आए, नए प्लेयर्स की समझ आए। खैर उसको समझ तो होगी, वो खुद इतना बड़ा एक्सपीरियंस इंसान है, तो उसको मौका दें, ना कि उसको हटा दें, उसके खिलाफ सियासी प्रोपेगेंडा करें और वो कहेंगे आगे जावेद बुरा है, वो सियासी है, वो पर्ची है, जो मर्जी है, लेकिन उसको टाइम दें। अगर आप एक चीज़ को टाइम देंगे, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच शमशेर न्याजी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट शमशेर न्याजी मौजूद थे जी। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान 10 विकेटों से हारा है जी, और हम इस हार के ऊपर अफसोस भी कर सकते हैं और ये दुआ कर सकते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे जाकर हमारे जो फ्लॉज हैं उनको ओवरकम किया जाए। हम अच्छी टीम है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, बस पता नहीं कहाँ कुछ कमी रह जाती है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, हमारे मुल्क में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने अपना नाम रोशन किया हुआ है और साथ ही साथ मुल्क का नाम भी रोशन किया हुआ है। तो आज जिन स्टूडेंट्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, उन्होंने कुछ ऐसे शाहकार बना दिए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की हैं जिनको देखकर हम तो दंग रह ही गए हैं। लेकिन साथ साथ हमने सोचा क्यों ना ये तमाम डिटेल्स, तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत की है और उनका कितना वक्त इसके ऊपर लगा है। तो आइए स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे जाकर गपशप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है और आगे चलकर फ्यूचर में क्या आपका प्लान है। घर तो हम बनाते हैं ईंटों से, सीमेंट से मिक्स करके, जो स्ट्रक्चर होता है मट्टी से
उससे घर बनाया जाता है, लेकिन उस घर को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा घर दिखाने वाले हैं जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और ये कोई ट्रक नहीं है या फिर कंटेनर नहीं है जिसके अंदर एक घर बनाया गया है, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। तो जो हम आपको घर दिखाने लगे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आप मुझे बताइएगा किससे सारा ख्याल आया, क्या नाम दिया है इस घर को, क्या कहेंगे? सो बेसिकली इस घर का जो मैंने नाम दिया है वो है नीडो, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है नेस्ट। तो बेसिकली ये घर मैंने ये दिमाग में रखते हुए जो सैलाब ज़दगान होते हैं उनके कितना नुकसान हो जाता है, और वो लोग अपने घर तामीर करते हैं, लेकिन सैलाब और बाकी ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं जिनकी वजह से उनके घर तबाह हो जाते हैं। तो ये जो डिज़ाइन अभी आप देख रहे हो, एक छोटा घर है, तकरीबन 1900 स्क्वायर फुट के अराउंड है, और इसमें तकरीबन 4 से 5 बंदे आराम से रह सकते हैं। और इसमें मैंने इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने इस तरीके से डेवलप किया कि ये किसी भी एरिया में आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके, और इस घर ने वहाँ जाके सिर्फ लगना होगा, वहाँ जाके असेंबल नहीं होना होगा। ये तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर पूरा घर वहाँ पे खड़ा होगा। अच्छा, ये किस चीज़ का बनाया, किस चीज़ का है आपने? सीमेंट या फिर स्टील, क्या इस्तेमाल क्या होगा इस घर में? तो बेसिकली इसके अंदर मैंने सैंडविच पैनल्स यूज़ किए हैं ऐसे कि जिनसे जो भी बाहर का टेम्परेचर होगा वो अंदर मेंटेन होता जाएगा। इसका जो बेस स्ट्रक्चर है वो भी एक सैंडविच पैनल मैंने डिज़ाइन किया है कि इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा हैवी वेट है, ताकि वो बेस अगर अच्छी होती है ना, तो अगर बाद में भी इनके डिज़ास्टर वापस स्ट्राइक करता तो ये से कुछ नहीं होगा। अच्छा, टोटल ख़र्चा कितना आ जाता है एक घर बनाने पे? तो तकरीबन इस घर के लिए 7,50,000 में पूरा घर आपको तामीर होगा और मिल जाएगा। अच्छा, 7,50,000 में सिर्फ? वैसे तो हम सुनते हैं कि सिर्फ आपने 7 लाख की ज़मीन लेनी है, फिर उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट भी देनी होती हैं, और फिर उसके बाद जब आपने कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ें लानी होती हैं उस पर जो तमाम अखराजात होते हैं वो बर्दाश्त करने होते हैं। लेकिन इस घर को आप सिर्फ 7.5 लाख रुपए में ख़रीद सकते हैं और इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। आप सिगरेट पीते हैं या फिर अपना जो कूड़ा करकट होता है, प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देते हैं, तो अब वो आपने बाहर नहीं फेंकना, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और मेरे पास एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके अगर हम कूड़ा करकट की बात कर लें और जो सिगरेट के एंड पे थोड़ा सा वेस्ट रह जाता है और वो आप उसको फेंक देते हैं, तो उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जा रही हैं। और ये जो की चेन्स मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये भी प्लास्टिक से और सिगरेट की जो एंड पे थोड़ा सा चीज़ रह जाती है, फॉर्म सा एक रह जाता है, उसके थ्रू से ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बनाई गई हैं। और मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं कि कैसे इनको ख्याल आया है और ये किस किस चीज़ में और इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे इतना यूनिक सा आइडिया आया? थोड़ा इधर आ जाए, हमें थोड़ा अपने स्टॉल के पास खड़े हो जाए। ये कैसे इतना यूनिक सा आइडिया आया और ये वेस्ट को इस्तेमाल करके फिर आपने मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाई हैं, टेबल भी आपने बना दिया, इसको किन किन और चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है? बेसिकली ये आइडिया मुझे आया था अपनी कॉलेज और इर्द गिर्द लाहौर में अनारकली में वेस्ट देख के, सिगरेट के फ़िल्टर्स देख के कि हम लोग उसको कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने एक मटेरियल बनाया, इस मटेरियल को बनाने के लिए हम लोगों ने मशीनरी भी खुद बनाई है। ये सारा वेस्ट फिल्टर, सिगरेट फ़िल्टर्स और प्लास्टिक से बना हुआ है। सिगरेट फ़िल्टर डालने की इसके में ये एक वजह है कि अगर हम लोग एक सिगरेट फ़िल्टर फेंकते हैं दुनिया में, और वो अराउंड 12 to 14 ईयर्स लेते हैं डिग्रेड होने में हमारी दुनिया में, और उसने हमारी सारी मैरीन लाइफ ख़राब की हुई है। और दूसरा, आपको पता है कि हमारे मुल्क में और हमारी दुनिया में इतना प्लास्टिक है कि हम 3 टाइम्स रैप कर सकते हैं। तो हमें ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है ताकि हम लोग एज अ मुल्क, एज अ सोसाइटी आगे बढ़ सकें। इन सारी चीज़ों को बनाने में कितना टाइम लगता है? लाइक एक जो मार्बल का आपने वो एक पीस बनाया हुआ है, कितना टाइम लगता है? ये आपके मार्बल का रिप्लेसमेंट है, टाइल्स का रिप्लेसमेंट है, कोरियान्स का रिप्लेसमेंट है, वुड का रिप्लेसमेंट है। वी कैन यूज़ दिस इन एनीथिंग लाइक एनीथिंग। मैं एक टाइम पूछना चाह रही हूँ कि कितना टाइम लगता है? एक शीट को बनाने में अराउंड हमारे पास 3 to 4 आवर्स लगते हैं। एक शीट को बनाने सिर्फ 3 to 4 आवर्स लगते हैं एक शीट को बनाने में। ठीक है। और इसको कैसे मशीनरी में क्या इस्तेमाल कैसे होती है? मशीनरी कैसी है, हमें थोड़ा वो भी गाइड कर। हम लोगों ने पहले
पैसे कम होने की वजह से इसकी मशीनरी ख़ुद बनाई थी, जिसमें एक ओवन बनाया था सिरेमिक वूल से। फिर जैसे ही हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता गया तो हमें एक ओवन, बेकिंग ओवन लेना भी पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी मशीनरी बनाई थी जो कि प्रेस मशीन थी। जब हम लोग मोल्ड में, ओवन में से मोल्ड को मेल्ट करके प्लास्टिक के निकालते हैं तो हम उसमें प्रेस कर देते हैं और जो हमें अपनी डिज़ायर थिकनेस रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उस पर निकाल लेते हैं फिर शीट को। मतलब एक फार्मूला मुकम्मल तौर पे तैयार किया जाता है और फिर उसके थ्रू में ये तमाम चीज़ें बनती हैं। लाइक पूरी एक रेसिपी है, जैसे आपके खाने बनाने की रेसिपी होती है तो इसको तैयार करने की पूरी एक रेसिपी है। बट ये एक बहुत चीप सोल्यूशन है। देखा जाए तो हमारे मुल्क में काम हो रहा है बट वो इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह से हो रहा है, तो हम जैसे बच्चे वो मशीन्स लेके एक इनिशिएटिव नहीं शुरू कर सकते। बट ये एक चीप सोल्यूशन है। एक ओवन, एक मोल्ड और एक प्रेस मशीन से हम लोगों ने ये बना दिया। लाहौर की जो फ़िज़ा है वो इंतहाई आलूदा है और फ़िज़ा को साफ़ रखने के लिए क्या काम किया जा रहा है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक फ़िज़ा साफ़ रह सकती है। तो एक स्टूडेंट ने एयर प्योरीफायर बनाया है, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे ख़्याल आया, क्या कहेंगे आप। सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर से हैं या फिर आउट ऑफ सिटी से हैं? नहीं, मैं लाहौर से हूँ। और आपने सोचा होगा फिर ज़रूर कि स्मोगी सारा हो रहा है और स्मोक बहुत ज़्यादा लाहौर में बढ़ गई है, तो आपको शायद ये इसीलिए ख्याल आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी, काफ़ी अभी स्मोक के लेवल जो पिछले दिनों हैं वो 600 पे गए हुए थे। 600 नहीं, 2000 भी क्रॉस कर गया था लाहौर। वो कभी हो जाता है इस तरह, बट अब जो पिछले दिनों था वो 600 था और जो नॉर्मली आजकल चल रहा है वो 500 है। जैसा फिर मैंने उसको माइंड में रख के एक क्लॉक को और एयर प्योरीफायर को ना हाइब्रिड कर दिया एक ही चीज़ में, और वो घर के लिए भी यानी आप रख सकते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए, एस्थेटिक्स भी उसके, मैंने एस्थेटिक्स पे भी काम किया और उसकी एफिशिएंसी पे भी काम किया हुआ। अच्छा, ये बताइएगा, ये हमें दो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, एक पे स्क्रीन लगाई है और एक पे आपने क्लॉक लगाया हुआ है, ये क्या है? इसलिए किया है कि अगर कुछ लोग अफोर्डेबल चाहते हैं ऑप्शन, तो उनके लिए हम एनालॉग क्लॉक लगा सकते हैं कि उस पर फ़ीचर्स वगैरह वही हैं ये दोनों में। असल में इसमें स्क्रीन लगी है तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दिखाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी लेवल है और AQI ना इसमें आपको रियल टाइम शो होता रहता है जो आपके रूम का होगा। क्या कुछ आपने इसमें लगाया है, क्या कितना टाइम लग गया था और क्या चार्जेस हैं इसके, कॉस्ट क्या आ गई? इसको मुझे बनाने में तो काफ़ी हमने इस पर रिसर्च वगैरह की है और काफ़ी इस पर ना यानी इसके फ़ैन्स को देख के और इसकी साउंड हमने कम करनी होती है कि लोग घर में रखते हैं अक्सर एयर प्योरीफायर्स हैं तो उनकी साउंड बहुत होती है, तो हमने इसकी साउंड पे बहुत काम किया और इसकी जो है फ़ैन की ड्यूरेबिलिटी और वो हमने सब कुछ देख के ना फिर इसको बनाया है। और इस रिसर्च पे इसके लाइक 4 मंथ्स लगे हैं और फिर प्रोडक्शन में लेके आने में 3 मंथ्स लग गए हैं, इसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने में और इसके अंदर सारी चीज़ें लगाने में। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो मैं अभी रखी है वो 150 है, बट ये अभी प्रोटोटाइप है तो इसलिए थोड़ी सी 150 मतलब 1,50,000। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं उस स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक रोबोट बनाया गया है। ये रोबोट बनाया क्यों गया है, स्टूडेंट से ही जानते हैं मेन पर्पस क्या है, क्या इसको नाम दिया गया है और कैसे ये काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना दिया? रोबोट, मेरा काम है मॉडलर असिस्टिव रोबोट। क्यों ना मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि हर इंसान के लिए डिफरेंट हो, ठीक है, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट कर सके। तो इस वजह से मैंने रोबोटिक्स के ऊपर काम किया एंड रोबोटिक्स ऐसी रोबोटिक्स जो कि हमें असिस्ट कर सके, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं का है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास एक ही टाइप की रोबोट्स अवेलेबल हैं, उनकी सिंगल फंक्शनलिटी होती है। तो इसमें आप इसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करें। मे बी इट इज़ अ मल्टी फंक्शनल रोबोट और कोई जो काम आप इससे करवाना चाहें वो कर सकते हैं। एक रोबोट तो हमें एक इंसान के साइज़ का दिखाई देता है, लेकिन ये जो आपने रोबोट बनाया है ये थोड़ा छोटा साइज़ है इसका, तो ये क्या सीन है? और हमें सिर्फ बॉक्सेस ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक इंसान की शक्ल का रोबोट बनाया गया था, एक ऑलमोस्ट मिलता जुलता उससे, तो ये क्या सारा इसका ये क्या सीन है? मेरी रिसर्च सारी इसी के ऊपर थी कि जब भी मैं किसी को रोबोट वर्ड बोलता ना तो उसके माइंड में एक ह्यूमनिस्टिक फॉर्म आ जाती। तो मैं उसको ब्रेक करना चाह रहा था कि लोगों को समझ आ सके कि रोबोट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमनिस्टिक फॉर्म में नहीं हो सकते जो कि आपका काम कर सकते हैं, वो मे बी बॉक्सेस की फॉर्म में, मे बी किसी और चीज़ की फॉर्म में हो। तो मैं उसको बिल्कुल एक आसान चीज़ में लेके आना चाह रहा था कि जब अगर मैं किसी को कहूँ कि ये रोबोट है तो वो हैरान होता है, अच्छा एक डब्बा रोबोट हो सकता है।
तो ये मैं भी इसीलिए हैरान हुई। ये मैंने अचीव करना था, जो कि मैं अचीव कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसको बच्चों के लिए बनाना था ताकि बच्चे भी रोबोटिक्स वगैरह सीख सके। प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म और सिर्फ आपने प्लग करना है और वो चीज़ काम करने लग जाए। ये फंक्शन कैसे होता है? अगर आप इसको प्रोडक्शन में लेके जाएँ तो ये टोटली ऑटोनोमस होगा और आपने सिर्फ इसको थ्रू वॉइस आपने इसको जो बोलेंगे ये वो करेगा। और मतलब अगर मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है तो मैं इस रोबोट को कहूँगी कि मेरी चीज़ गुम हो गई है, तो आप ढूंढ के लेके आएँ? ढूंढ के लेके आ नहीं सकता, लेकिन ये आपको लोकेशन उसकी बता देगा कि ये चीज़ इधर पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें कैमरास वगैरह और स्कैनर्स वगैरह रेडर्स लगे होंगे जो कि आपके पूरे घर को स्कैन कर रहा होता है, तो आपको उसको पता चल रहा होता है कि अच्छा कौन सी चीज़ क्या है और किधर पड़ी हुई है, तो आपको ये बता देगा कि ये चीज़ आपने इधर रखी है। इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट जो इसकी स्टार्टिंग किट है, जिसमें 2 व्हील्स मॉड्यूल है, एक बैटरी और एक ब्रेन मॉड्यूल है, जो कि इन सबको सिग्नल्स भेज रहा होता है, 2 लाख। अच्छा ठीक है। और ये रोबोट मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि छोटा सा है और कोई इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको जगह की भी मसला हो कि आपने कहाँ इसको रखना है। और अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप इस रोबोट को बताएंगे तो आपको बता देगा, सिग्नल्स दे देगा कि आपकी चीज़ यहाँ पड़ी है, तो आप उसको ढूंढ लें। क्योंकि मैं तो अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ और मुझे होता है कि अच्छा मैं अब चीज़ रख के भूल गई हूँ तो मैं कैसे ढूँढूँगी। तो मेरा ख्याल से ये मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ है और बाकी जो लोग भूलते हैं मेरी तरह उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो नाज़रीन, आज हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स ने बनाई, जो प्रोजेक्ट्स थे उनके थीसिस के, वो हमने आपको दिखाए हैं। तो हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अलाइनी के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। मेरी एक्साइटमेंट, मेरी आवाज़ में जो गरज है आपको बता रही होगी कि इस वक्त हमारे किचन से जो खुशबू आ रही है उसने मसला कर दिया है मेरे लिए। राइट साइड से ऐसी मज़ेदार खाने की खुशबुएं आ रही हैं मुझे, और उसके लिए हमजा शेख हमारे साथ मौजूद है। वंस अगेन हमजा, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके किचन में तो माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई है। हमने कहा आज हम पहली कुकिंग शुरू कर दें ताकि हम थोड़ी बातें भी कर सकें। हाँ, है ना? हाँ। तो आज हम क्या बना रहे हैं? यस, क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, आज हम एक बहुत ही एग्जॉटिक, बहुत ही डिफरेंट मजे की चीज बना रहे हैं, जिसमें वी आर मेकिंग अ वेरी डिलिशियस बेस ऑफ बीटरूट गार्लिक फ्राइड राइस। बड़े खूबसूरत पर्पल कलर के राइस होंगे, उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी ग्रिल्ड चिकन की लेयर होगी, फिर एक बहुत मजेदार स्पाइसी सराचा ऑरेंज सॉस होगी, कीनू के जूस के साथ बनाएंगे हम। और फिर उसके बाद वील डू जिस तरह, और उसके बाद हम फ्रेंच बीन्स के साथ टॉपिंग करेंगे और बेहतरीन किस्म का हमारा डिश हमारी तैयार हो जाएगी। ब्लैक सेसमी की टॉपिंग करेंगे। ये वो डिशेस हैं जिनके लिए आप बहुत पैसे देते हो बाहर जाके खाने के लिए। रेस्टोरेंट्स में तो बड़ी ओवर प्राइस चीजें होती हैं और आपको खानी पड़ती हैं। तो हम आपको सब कुछ सिखाएंगे और आप बना के खाएंगे। हमजा, साथ साथ मैं आपसे कन्वर्सेशन भी करती रहूंगी। मीनवाइल मैं अपने बाकी मेहमानों का भी जी तारुफ करवा दूं। आजकल हमारे यहाँ ना बड़ा शौक होते हैं, हम नए नए हेडफोन्स, एयरबड्स, ये सारी चीज़ें बड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लोग समझते हैं कि अब हमारी लाइफ पहले हैंड्स फ्री होती थी, अब एयरपॉड्स आ गए हैं, अब एयरबड्स आ गए हैं, वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जनाब। सफ़र हो, एक्सरसाइज करना हो, कहीं जाना हो, इवन मैं अपनी गलती भी एडमिट करती हूँ, मैं यहाँ बैठ के भी अक्सर कभी कभी लगा लेती हूँ ड्यूरिंग ब्रेक, क्योंकि ऐसी आदत पड़ गई है। लेकिन इससे हमारी जो सेहत है या हमारी ओवरऑल जो सुनने की या समात की हिस्सा है वो किस तरह से मुतासर होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर बीनिश हमारे साथ मौजूद हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर बीनिश, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इसके साथ साथ ही आज हमारे पास एक उभरते हुए नौजवान गुलकार भी हैं। हमने कहा खाना बन रहा है, आपकी ऑडियो की बातें हम करेंगे, लेकिन हम गाना लाइव तो सुन सकते हैं ना। हम बेशक एयरबड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके लिए अहमद तारिक हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। तो आगाज़ हम ज़रा डॉक्टर बीनिश से करते हैं। डॉक्टर बीनिश, ये हम सबकी आदत बन चुकी है, अब हमें लगता है कि एयरबड्स के बगैर, हेडफोन्स के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। मतलब दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ नेसेसिटी फॉर अस नाउ, दो इट्स नॉट। आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें क्या इसके मसाइल हैं इससे रिलेटेड। इसके मिसाइल ये हैं कि आजकल न्यू जनरेशन जो है वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो वो ये वॉल्यूम भी वो बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं इसका।
तो मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर आपने यूज़ करना है तो उसको मीडियम वॉल्यूम या लो वॉल्यूम में यूज़ करें ताकि वो आपके कान को इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है इश्यूज़ जो है वो क्रिएट होते हैं इसको यूज़ करने से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल जो है वो टिनाइटस बहुत ज़्यादा हो गया, कान में रिंगिंग होती है मुसलसल, वो लाइक डे में भी होती है, रात को भी होती है, तो इससे जो है ना हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लाइक सुनने का मसला आ जाता है, इन साइड जो हमारा ऑडिटरी नर्व है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो ये जो है ये लाइक फॉर द लाइफ टाइम के लिए आपको कान को इस तरह इफ़ेक्ट करता है कि वो कोई किसी भी किस्म के मेडिकेशन से फिर ठीक नहीं होता। उसके लिए फिर आपको हेयरिंग डिवाइस की तरफ आता है, जो कि लोग उसको जो है वो समझते हैं कि ये लाइक डिवाइस लग गई तो अब हम लाइक सही से वो अपने आप को डिसेबल समझने लग पड़ते हैं, हालांकि इससे डिसेबिलिटी नहीं होती। डिवाइस जो है वो यूज़ करने से आपकी हेयरिंग नॉर्मल बेटर हो सकती है, बट उस डिवाइस तक पहुंचने के लिए आपको मतलब कि आप ईयरबड यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि हेडफोन्स की वजह से जिनको हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो मेन इशू के साथ जो है वो रिंगिंग जो साउंड कान में आती है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है आजकल यंग जनरेशन को, और वो जो है उससे बहुत ज़्यादा उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, एंजाइटी होती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो जब डिप्रेशन हो जाता है तो वो जो बंदा है वो बहुत आइसोलेट हो जाता है अपने लाइक अब ख़ुद को जो है वो सोशल आइसोलेट कर देता है लोगों से, वो फिर ज़्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता ठीक तरीके से, अपना मैसेज भी कन्वे नहीं कर पाता, और वो जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाती है उससे लाइफ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी अगर आपने एयरफोन्स यूज़ भी करने हैं तो इसको वॉल्यूम को बहुत लाइक मीडियम या लो में यूज़ करें ताकि आपकी ऑडिटरी नर्व जो है वो डैमेज ना हो, जिससे आपकी जो है लाइफ टाइम के लिए डेफनेस ना हो जाए। ओके डॉक्टर बिनिश, मैंने एक और सवाल भी सोचा, वो मैं आपसे करती हूँ। ज़रा हम अहमद की तरफ भी आते हैं। अहमद, आप बताएं कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? मैं बचपन से ही वैसे से शौक था, उसके बाद प्रोफेशनलिज्म में तकरीबन मुझे 6 से 7 साल हुए। 7 साल हो गए हैं। तो अब मुझे बताएं घर में कोई और भी है फैमिली में? सिर्फ मैं ही हूँ जो गाता हूँ, बट नहीं। ज़बरदस्त। तो आप कुछ सुनाएं हमें? हाँ श्योर, जरूर। एक मेरा ही ओरिजिनल सॉन्ग है अपकमिंग। ओके। पुछ जा कि मेरे दिल विच दस जा कि तेरे दिल विच पुछ जा कि मेरे दिल विच दस जा कि तेरे दिल विच तेरे बिन नहीं रह मैं सकदी हुन रातां नूं मैं जागा एक बारी दस दे मैनू सोहणिया सैया पुकारा हर वारी वाजा मैं मारा की कसूर मेरा तेरे बिन मैं रातां जागियां एक वारी दस दे आजा सोहणिया मुंतज़र तेरे दीदार का मैं करा दे एक वारी सोहणिया। एक मेरा सॉन्ग है मुंतज़र। मुंतज़र किसने लिखा है? ये मैंने खुद ही लिखा है। ओके, जबरदस्त। आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। आप सीख भी रहे हैं किसी से? जी बिल्कुल, एक मेरी एकेडमी है इधर उमर दराज में जो है सर हैं। ओके। उमर दराज लूप स्टूडियो जहाँ से मैं सीख रहा हूँ। ओके, वहाँ सीखते हैं। और कितना टाइम हो गया सीखते हुए? अब बेसिकली मुझे तो उधर से ही मैंने स्टार्ट लिया था, तकरीबन मुझे 4-5 साल से मैं उधर ही हूँ। अब उधर सिखाता भी हूँ मैं। अच्छा, तकरीबन, बट उधर ही है बाकी सब। लवली लवली। चलें जी, अब हमारे पास हमजा के किचन में क्या हो रहा है अपडेट लेते हैं। अच्छा, हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। आप यू कैन बी वेरी सिंपल विद द मैरिनेशन। हमने चिकन को मैरिनेट किया विद चिली पाउडर, सॉल्ट, सोया सॉस एंड हॉट सॉस। ठीक है। और उसके बाद हम चिकन को हमने किया है ग्रिल, और हम मजीद आपके साथ भी ग्रिल करेंगे।
और अब हम इस टाइम तैयारी करें बीटरूट फ्राइड राइस की, ठीक है। जिसके अंदर जो है हमने गार्लिक को सौते किया है। गार्लिक को सौते करने के बाद हल्का सा उसको हमने सुनहरा कर लिया, हल्का सा, और उसके अंदर हमने उबाल के तकरीबन 1 कप चुकंदर डाला है, उबाल के कद्दूकश करके। चुकंदर जिससे कलर आएगा, हाँ जी, एग्जैक्टली, और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आई थिंक एक बड़ी अंडररेटेड वेजिटेबल है, हम उसको बनाते नहीं है, अब उस तरह से खाते नहीं है। सैलेड में अब आकर कहीं हम ज्यादा इस्तेमाल करना चुकंदर का, जिस तरह चुकंदर गोश्त बनता था, और हमारी कदीम रेसिपीज हैं प्रॉपर चुकंदर के साथ, चुकंदर की टिक्कियां बनती थी बड़ी अच्छी। तो मेरे ख्याल से हमें उन चीजों को वापस लाना चाहिए। इट्स ग्रेट, इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन, इट्स फुल ऑफ आयरन। एनीवेज, तो अब हम आ गए हैं अपने इसको हमने सौते कर लिया है बीटरूट को, और अब आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत इसके अंदर कलर आएगा। और ये आपने बॉईल किए हुए चावल पहले बॉइल्ड राइस अगर 1 रात पहले हुए हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने उसी टाइम करके यूज करने हैं तो ये कि आप पहले थोड़ा सा इनको फैला लें, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आप इनको हाँ, क्योंकि मुझे पहले भी हमारे पास एक शेफ आई थी और वो ये कहती है कि जो 1 रात पहले बॉईल हुए होते हैं उनमें जरा थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर हो जाता है और वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, सो वो जब फ्राई हो जाते हैं, हाँ फर्म हो जाते हैं, और उसके बाद वो जब आप उसको फ्राई करते हैं तो वो इतना ज्यादा एग्जैक्टली क्रश नहीं होते तो हैं। ये देखें, ये अब इसके अंदर पर्पल कलर आएगा और दे लुक सो गुड। और मेरे ख्याल से बच्चे भी, जिस तरह अगर आप बच्चों को दो वैसे आप बीटरूट खाने के लिए चुकंदर, तो वो शक्लें चढ़ाएंगे। अगर आप उनको इस तरह दो तो राइस कलरफुल समझ के भी अच्छा खाएंगे। ये देखें, दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड पिंक। अच्छा हमजा, एक बात मैंने अभी नोटिस की है, तमाम तर जो प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं वो बहुत हाई फ्लेम के ऊपर कुक करते हैं। उससे क्या होता है कि आप एक्चुअली डिफरेंट कुकिंग मेथड्स होते हैं। अभी हम आपके पास शो पे होते हैं तो हम चीज ही ऐसी सिलेक्ट करते हैं जो हाई फ्लेम पे और क्विक बन जाए। वी हैव टू डिजाइन थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो नहीं तो सिमरिंग और ब्रेजिंग, ये मुख्तलिफ तरीके हैं कुक करने के। तो हाई फ्लेम पे मैं आपको बताता हूँ, हाई फ्लेम से क्या होता है, हाई फ्लेम से फ्लेवर सीज हो जाता है। अगर आप चिकन को ग्रिल कर रहे हो हाई फ्लेम पे, तो अगर आपने ऊपर से उसको अच्छे से पका लिया है तो उसके जूसेस इंटैक्ट रहेंगे। अगर आप चिकन को हल्की आग पे रख दोगे तो आप कहते हैं ना, घर में हमने चिकन को ग्रिल किया तो रबरी हो गया, वो अपने सारे जूसेस रिलीज कर देता है। क्योंकि वो हम हल्की फ्लेम पे उसको पका रहे होते हैं कि अंदर तक पक जाए, और हम कहते हैं वो कच्चा ना रह जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो ड्राई हो जाता है, रबरी हो जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा चिकन स्टॉक देंगे ताकि ये थोड़े से डिहाइड्रेट हो जाए, तकरीबन 1 कप और सो, एंड सम सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छा, सोया सॉस अगेन अच्छी क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छी क्वालिटी की सोया सॉस यूज करें, और उससे आपकी डिश में कलर भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर, इट्स मोर ऑफ द फ्लेवर। सोया सॉस एक्चुअली होती है फर्मेंटेड सोयाबीन्स की सॉस होती है। तो वो यहाँ पे जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, वो बस वो काला काला सा शरबत सा होता है। तो यू शुड गो फॉर समथिंग व्हिच इज इंपोर्टेड, जो चीज जहाँ की है वहां से आए। अब देखे ना, हमारी जो लोकल सोया सॉस है, आई अप्रिशिएट लोकल ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, उसके आप 6 चमचे डालोगे, इंपोर्टेड का आप 1 डालोगे, इट्स इक्विवेलेंट। कलर फौरन बदल जाता है। इवन इंपोर्टेड आप चीजें इस्तेमाल दो कि दे आर प्रीटी मच एक्सपेंसिव, लेकिन जाहिर है अगर उसकी लॉन्जिविटी उतनी ज्यादा है ना, वो यूज उतनी देर। अब देखें, अब मैंने जैसे इसको चिकन स्टॉक दिया, सारे राइस हमारे पर्पल हो गए हैं। ये देखें, एंड येट दे आर सेवरी एंड डिलिशियस और गार्लिकी। तो आज हमारी बड़ी कलरफुल सी डिश है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्ट के साथ सीजन करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सॉस की तरफ। ओके, सॉल्ट से हम करेंगे सीजन। हाँ जी। मीनवाइल एक सवाल मैं डॉक्टर बीनिश के आगे रख देती हूँ। डॉक्टर बीनिश, अभी आपने खुद भी कहा कि हम कम वॉल्यूम या उसको मिनिमल रखें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एक हैबिट है कि इवन अब हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, मैं तो अपने अब्बा की एग्जांपल देती हूँ कि वो सोते हुए कान में हैंड्स वो एयरबड लगा के तो वो काम कर रहे होते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। और ये हम सबकी हैबिट है कि हम कान में एयरबड लगा हुए या हेडफोन लगा हुए और उसके बाद हम सो गए हैं और हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसमें म्यूज़िक चल रहा है, हमारी नींद को क्या हो रहा है। ये जो हैबिट है, ये कितनी डिस्करेज करने की ज़रूरत है? ये हैबिट बहुत ज़्यादा बुरी हैबिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी, क्योंकि इससे जो है आपकी ना सिर्फ कान इफ़ेक्ट होंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी। आई मीन वो आपकी ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ब्रेन की भी काफ़ी बीमारियाँ इससे हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारा कान का ताल्लुक़ है वो ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। तो वो अगर आप रात को सोते हुए लगा दे तो ऑब्वियसली वो आपके ब्रेन को भी डैमेज करेगी। आपको लाइक आपके जो माइंड की वो है ना
पीस ऑफ माइंड है या स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी इस चीज़ से। तो वो मैं कहूँगी कि वो आपको पागल कर सकती है फॉर द फ्यूचर। आई मीन आपके मेंटली आपको इफेक्ट कर सकती है इस चीज़ से। तो अगर आपने मेंटल अजाइलम से बचने अगर आपने नहीं जाना उसकी तरफ, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एयरफोन से तो आप लाइक यूज़ करें रात को। तो अगर आपने लगाना है तो आपको याद रहे कि आपने उसको उतारना भी है। आई मीन अगर आपको याद ही नहीं है कि आपने उसको उतार के रखना है, तो आपको फिर लाइफ में क्या इस तरह की चीज़ें याद रहेंगी कि आपको अपनी हेल्थ के साथ तो वाकई इट्स वेरी डेंजरस। मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग पूरी रात उनके हेडफोन्स लगे रहते हैं और वो ऑन रहते हैं, एंड दैट्स सो रॉन्ग। ये बहुत ख़तरनाक होता है। अच्छा हमजा, अब आप हमारे साथ, अहमद आप हमारे साथ हैं। हमजा तो इधर खाना बना रहे हैं। तो अहमद हमें ये बताएं कि आपने अब जब सिंगिंग स्टार्ट की तो बहुत सारे लोगों की कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई आइडियल होता है, आपका कौन था? मेरा आतिफ असलम। आतिफ असलम थे। तो आपने आतिफ का कोई गाना आपको आता है? हाँ जी तकरीबन। हमें सुना देंगे आप? थोड़ा सा गुनगुना दें चाहे। हाँ थोड़ा जरूर जरूर। वेरी नाइस अहमद, जबरदस्त। अच्छा जी, हमजा ने कुछ किया है अभी, धुएं अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपनी ऑरेंज सराचा सॉस की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले गार्लिक को एम्बर गोल्ड कर लेना है, ठीक है, हल्का हल्का सुनहरा कर लेना है। उसके बाद मैं वॉक करके आपके पास आती हूँ, आप करें। जी जी प्लीज आइए। हाँ जी, बताते रहे आप। अच्छा, गार्लिक को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है इन ऑयल बटर, इट्स एंटायरली टू योर डिस्पोजल। तो और साथ हमारी फ्रेंच बीन्स जो है वो सौते हो रही है एक जगह पे। हमने गार्लिक को गोल्डन ब्राउन किया और उसके अंदर हमने थोड़ी सी सोया सॉस और चिकन स्टॉक डाला ताकि वो डीग्लेज हो जाए, उसका कलर जो है वो खत्म हो जाए। अब इसमें गई है अ कप ऑफ चिली गार्लिक सॉस और केचप, व्हाटएवर यू हैव ऑन हैंड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑरेंज जूस, अ कप ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस, यस। कैन यू इमेजिन किसी सॉस के अंदर हम ऑरेंज जूस डाल रहे होंगे, बट नहीं। इतना मजे का बनता है, इतना मजे का, स्वीट, टैंगी, स्पाइसी। थोड़ी सी हॉट सॉस किसी भी अच्छे ब्रांड की आप लें और थोड़ी सी हम हॉट सॉस डालेंगे इसमें, और साथ ही साथ हम अपनी वेजिटेबल्स को, बीन्स को करें। सॉरी हमजा, मैं इस तरफ आती हूँ so that I have an idea। और राइस का कलर देखें जी आप, कितना अच्छा पर्पल आया है, कितना अच्छा कलर आया है ये। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट व्हिच इज sriracha sauce, that goes in, it's a fermented chili sauce। again sriracha अगर आपको अच्छी मिल जाए इंपोर्टेड तो ठीक है, नहीं तो whatever is on hand आप उसको यूज करें, और अगर sriracha नहीं है तो you can always make it without sriracha as well। ओके, हमसे वैसे अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छा खाना खाने का शौक भी बड़ा जरूरी है। Exactly। तो आप बताएं, आप बहुत बड़े फूडी हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मुझे लगता है मैं इस दुनिया में खाने के लिए आया हूँ। ये
स्पिरिट चाहिए मुझे लाइफ में, इस दुनिया में आया है खाने के लिए मुझे। बस ऐसे ही मैं कहूँ कि नहीं जी हम तो खाते नहीं, हम तो हवा से फूलें तो गलत हो जाएगा। तो गुड गुड। मैं तो इस दुनिया में आया हूँ खाने आपके पीने। घर में तो बड़े लोग फरमाइशें करते होंगे, आज हमको ये बनाना है, आज घर में मैं फरमाइशें करता हूँ, उल्टी का मैं बेगम से और हमारी बड़ी अच्छी कुक आंटी है और अम्मी से मैं कह के आया था कि प्रॉपर वाला साग बनाए। अपना सीजन है पीक पे, तो प्रॉपर ये देखिए हमारी बीन्स भी अच्छी सी चार्ड हो गई है ऊपर से, हमने इनको कच्चा नहीं रखना, इसमें हमने सॉल्ट भी ऐड किया है। एग्जैक्टली। तो अब हम अपनी सॉस को ले आते हैं इधर, और ये देखें हमारी सॉस कितनी बेहतरीन, इट्स ब्यूटीफुल एंड ऑरेंज, बड़ी खूबसूरत सी इस पे कलर आया हुआ है। तो बस ये इसको यहीं पे हाँ जी। तो अब हम क्या है कि हमारे सॉस के अंदर जैसे ही थोड़ा सा, अच्छा इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इट हैज टू बी स्वीट, सॉल्टी, स्पाइसी एट द सेम टाइम। तो ये देखें जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अच्छा, ताकि ये थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। एग्जैक्टली। तो उसको हमने ग्लेज की तरह करना है कि ये हमारे चिकन के ऊपर स्टिक करे। तो यहाँ ना खड़े होके बात करना इस अच्छे से अरोमा में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, है ना? हम आज इतने मजे का है कि आज मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। आज मैं एंटर हुई और हमजा ने कहा आज आपने लाजमी खाना है, मैंने कहा आज मैं लाजमी खाऊंगी। बिल्कुल। अच्छा अब थोड़ा सा सेसमी ऑयल अगर ना हो स्किप इट। अच्छा ठीक है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, जो बेसिक चीजें हैं उनके साथ आप अच्छा सा एक वो करके। तो अब हम इसके अंदर वील पुट स्लाइट, ये देखें जब, अच्छा आपने कॉर्नफ्लोर हमेशा अपनी सॉस में तब ऐड करना है जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, अगर आप उससे पहले करेंगे तो वो क्लाउडी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये देखें जस्ट अ स्प्लैश वाज इनफ टू मेक अ ब्यूटीफुल ग्लेज, ठीक है ना, क्योंकि ये जब थोड़ा सा इसकी हीट कम होगी तो ये मजीद थिक हो जाएगा। इट्स ब्यूटीफुल एंड ऑरेंज, और ये ऑरेंज सॉस लग रही है देखें। हाँ ना, तो ऑरेंज इसका फ्लेवर भी इतना अच्छा आएगा क्योंकि मैंने एक दफा ट्राई की थी ऑरेंज सॉस, इट वाज रियली गुड। पैन एशियन में अमेरिकन इंडियन सॉरी चाइनीज अमेरिकन फूड है जो एक बड़ा ट्रेंडिंग कुजीन है, उसमें बहुत ज्यादा ऑरेंज चिकन और TSOs ऑरेंज चिकन बहुत ट्रेंड करता है। तो मैंने ऑरेंज चिकन एग्जैक्टली, तो मैंने कहा क्यों ना हम भी एक अपनी रेंडिशन, एक अपनी वेरिएशन बनाएं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ भी आ जाए। बिल्कुल आते हैं, लेट्स डू इट। आप आए इधर, मैं इसको साथ साथ देखती हूँ। और मीनवाइल हम डॉक्टर बीनिश से एक और सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर बीनिश, बच्चों के लिए बच्चे जब टैब्स या अपने फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके लिए भी समटाइम्स अब ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड जो है ये बड़ा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट भी आया कि होम स्कूलिंग भी बहुत सारे लोग कराते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी? वो ज़ाहिर है वो एक तो मजबूरी है ना। जी जी, बच्चों के लिए तो चलो पेरेंट्स जो होते हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए ना कि बच्चे तो समझदार नहीं होते, छोटे होते, उनको पता नहीं होता। तो पेरेंट्स को चाहिए अगर उन्होंने टैब भी यूज़ करवाना है तो वही चीज़ के वॉल्यूम को लाइक मीडियम रखें और बिल्कुल लो रखें। और नेक्स्ट थिंग के बच्चों में जो है कान उनके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर ओवरऑल ही ग्रोथ उनकी इतनी नहीं होती, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये केस डिवेलप हो सकता है हेयरिंग लॉस का। पहले तो बच्चे जो होते हैं उनमें जो पैदाइश से पहले जो हेयरिंग लॉस बच्चों में डेवलप हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक आजकल हो रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डेफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो डेफनेस की रीज़न यही है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों का इस तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे कि वो वॉल्यूम जो है, जब कार में भी वो जा रहे होते तो बच्चों को हेडफोन्स वो उसके स्पीकर के आगे बिठा देते हैं। तो जब स्पीकर के आगे बिठाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो हाई वॉल्यूम है उनको उनके कान को डैमेज कर देता है। बिल्कुल ठीक है। ये आफ्टर जो है बच्चों में ये बहुत ज़्यादा केस हेयरिंग लॉस का वो डेवलप हो रहा है। इस तरह से जो है वो बच्चों में कान का जो पर्दा होता है वो भी फट जाता है इस चीज़ से। कान का पर्दा जब फटता है तो उससे वो रेशा आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें परफोरेशन जब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा तो रेशा जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा लाइक कान में बच्चों को पेन भी होती है, और वो लाइक पेरेंट्स जो बहुत परेशान होकर आते हैं कि हमारे बच्चों का कान इस तरह से बहुत डैमेज हो गया, तो इसके लिए इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। तो फिर इसके साथ हमें बहुत सारा लाइक ऑपरेशन की तरफ भी जाना पड़ता है। इस तरह से भी डैमेज होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो खेलते खेलते अपने कान में
कुछ भी कुछ भी लाइक keys कोई बच्चे keys छोटे, वगैरह, हाँ, बिल्कुल, toys I agree, वगैरह yeah. कुछ भी नोकीली वो कान में मार देते हैं, उससे भी जो है ना कान के पर्दा डैमेज हो जाता है हो उससे। जाता है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही जो है मैसेज होगा कि अपने बच्चों का खास ख्याल be रखें। vigilant, yeah. बिल्कुल उनमें जो है बच्चे जो है छोटे होते हैं फूल की तरह, तो उनको जो है लाइक Care करना is very केयर important. करना बहुत जरूरी ये है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप उसमें कर ये जो सकते एयर ड्रम की सर्जरी है, ये किस तरह इसको किया जाता है? इसके बारे में कुछ बताएंगी कि ये इन्वेसिव इसको अंदर से करते हैं, किस तरह करते हैं? एयर ड्रम की सर्जरी जो है वो टिम्पैनोप्लास्टी इसको बोलते हैं, वो परफॉर्म होती है। उसमें जो है लाइक जो पर्दा रप्चर हुआ होता है उनको वो के स्टिचेस के थ्रू भी उसको रिपेयर करते हैं। ओके। और वापस उसी शेप पे लाने के लिए वो थोड़ा सा रिकवर तो हो जाता है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम के साथ साथ हील होता है उस टाइम। it takes time, yeah. टेक्स टाइम। तो उससे जो है आपकी हेयरिंग जो है वो बैक टू नॉर्मल तो नहीं आती, लेकिन बेहतर हो जाती है। कान का जो रेशा है वो आना बंद हो जाता है और हेयरिंग जो है बेहतर हो जाती है। तो ये सिचुएशन जो है काफी डेंजरस सिचुएशन है, इसमें तो लाइक एहतियात इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, और ये देखें डॉक्टर बिनिश, आपकी बातें साथ साथ हो रही हैं और हमारी यहाँ पे रेसिपी रेडी हो गई है और हमजा तो फुल स्पीड के अंदर चल रहे हैं, सॉस ऊपर, ओए होए होए भाई बहुत मजेदार लग रहा है देखने में। सर्व इट ऑन द साइड Oh, और absolutely. साथ इसके आ जाएंगे माय फेवरेट स्प्रिंग अनियन शार्ड्स टू मेक इट लुक सुपर फैंसी। ये देखिए, हाँ, खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ना, कि Exactly. खाने का दिल करे आपका। देखिए ना, बड़ा अच्छा जी, मेरे पास टाइम कितना है मुझे जरा बता दें ताकि उस मुताबिक हम अहमद से भी कुछ सुन लें। ये देखें, ठीक हो गया, क्लोजिंग हम कर लेते हैं, खाना Yes. फाइनल हो जाए उसके बाद हम इन द एंड अहमद से कुछ सुनेंगे। ओह वाओ, ब्लैक सेसमी सीड्स, ब्लैक सेसमी, ओह एंड लवली। इट्स लुकिंग फैंटास्टिक। माशाल्लाह, मैं अपनी तारीफें खुद ही करी जाता हूँ। हाँ, नहीं मैं भी कर रही हूँ नहीं, आपके it's साथ looking मिलके। amazing, माशाल्लाह। बहुत अच्छा, तो और साथ अगर हमारे पास टाइम है, बिल्कुल तो टाइम है, हम- आप करें। अभी हम साथ साथ टाइम के मैनेज करें। ओह वाओ, ऑरेंजेस भी हमजा इसके ऊपर इसको प्रेजेंटेशन में ऐड करें ताकि बहुत अच्छा लगे। एग्जैक्टली, ताकि पता चले ना कि हमारे पास ऑरेंज सॉस है इसमें। एग्जैक्टली वेरी थोड़ा सा नाइस, है ना। ये देखें ना भाई, ऐसे खाने का आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और आप कितने ज्यादा पैसे अमाउंट pay पे करते हैं और फिर आपको ये क्वांटिटी भी नहीं इतनी मिलती। एग्जैक्टली, इतना सा खिला के फारिग करते हैं, घर आके फिर खाना फिर खाना पड़ता खाना वो तो हम एपिटाइजर खा के आते हैं उधर हाँ। से। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच Thank you हमजा, so much for बहुत having me. शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका thank you बहुत so शुक्रिया, much, आप बहुत तशरीफ शुक्रिया। लाए और आप जब भी आते हैं रौनक तो लगाते हैं। हमजा की सबसे अच्छी बात यह है कि हमजा बातें बहुत अच्छी करते हैं, डिश के बारे में इतने फायदे बताते हैं कि बंदे का दिल करता है घर जाके ट्राई कर लेनी कर ही चाहिए ले। इसको। सो हमजा शेख हमारे साथ मौजूद थे जी, और डॉक्टर बीनिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की। You're welcome. और आपका भी अहमद बहुत शुक्रिया। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आप मजीद तरक्की करें। प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो रहा है और हम आपसे कल मिलेंगे। फीडबैक आपने हमें कहाँ देना है आपको पता है, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इन द एंड अहमद कुछ सुनाए हमें जाते जाते, क्लोजिंग आपके गाने पे करेंगे। ये मेरा अपकमिंग सॉन्ग है, ये भी जरूर इन दिस वीक ही इंशाल्लाह ये रिलीज इंशाल्लाह। चले जी, हाथों में हाथ तेरा मुझको यूं भाता है, जीना सिखाता है कुछ खास है। कैसी मजबूरी है, तू भी जरूरी है, किस्मत में मेरी क्या लिखा। हाँ, दिल बेचारा नादान है, दिल बेचारा नादान है, दिल बेचारा नादान है, दिल बेचारा नादान है। ये फिलहाल इतना ही, बाकी थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।